हेलो फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोप्रोसेसर की इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं पार्ट 4, जिसमें हम जानेंगे पिन डायग्राम ऑफ 8085। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने माइक्रोप्रोसेसर की पिन डायग्राम्स को देखा था, जिसके अंदर में हमने ये जाना कि एड्रेस बस क्या होता है, मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस डेटा बस क्या होता है। उसके बाद में हमने कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल्स को जाना, जिसके अंदर में हमने रीड राइट एएलई इन सिग्नल्स को एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में हमने स्टेटस सिग्नल्स को देखा, जिनके अंदर में हमने IOM, S1 एंड S0 इन स्टेटस सिग्नल को देखा। अब इनकी पोजीशन हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने एड्रेस बस हमने देखा A8 से A15 तक, ओके। और उसके बाद में आप देखेंगे 19 से 12 तक AD0 और AD7 है, यानी ये है एड्रेस डेटा मल्टीप्लेक्सेस। और फिर बाद में हम जब 30 पे आते हैं, 30 नंबर की पिन पे, तब हमें दिखता है ALE लैच, और उसी के ऊपर में 31 और 32 के ऊपर में 32 के साथ में हमें मिलता है रीड और राइट। ये थे हमारे कंट्रोल सिग्नल। और उसी के साथ में हमें एक पिन मिली IOM, ये थी हमारी स्टेटस सिग्नल, ओके। ये थे कंट्रोल सिग्नल और ये थे स्टेटस सिग्नल। अब हमें जानना है S0 और S1 के बारे में। यहां पे आप 33 पोजीशन पे S1 को देख रहे होंगे और 29 पोजीशन पे S0 को देख रहे होंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इंटरप्ट्स को समझने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं कि इंटरप्ट्स एक्चुअली होते क्या हैं। देखिए, इंटरप्ट्स एक तो ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो एक्सटर्नली जनरेट होते हैं। जैसे कि अगर आपका पावर सप्लाई ऑफ हो जाए, या फिर आपका प्रिंटर में कुछ गड़बड़ी आ जाए, एरर आ जाए, या फिर वो जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है जिनको पावर सप्लाई मिल रहा है, या फिर उनमें कुछ डैमेज आ जाए, तो वो एक इंटरप्शन सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरप्ट्स होते हैं, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन दो सिग्नल्स में डिवाइड होते हैं, यानी इन्हें कहा जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। जब कभी भी सिग्नल पिन के जरिए माइक्रोप्रोसेसर तक पहुंचते हैं, तो इन्हें कहा जाता है हार्डवेयर इंटरप्ट्स, जो हम एक्चुअली माइक्रोप्रोसेसर में पढ़ेंगे। वो कौन से हैं? INTR, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड ट्रैप। और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स वो होते हैं जो प्रोग्राम के बीच में माइक्रोप्रोसेसर जनरेट करता है। कुछ भी ऑपरेशन अगर आता है, तो उस ऑपरेशन के अंदर में, जैसे कि रजिस्टर के अंदर में अगर डेटा मिलता है और वो डेटा उस लोकेशन पे मौजूद ही ना हो, तब हमें एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जनरेट होके मिलता है। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स, ये दो तरह के इंटरप्ट्स होते हैं, जिनमें से मैंने अभी आपको बताया हार्डवेयर इंटरप्ट्स। अब एक और टर्मिनोलॉजी आती है वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। वेक्टर्ड इंटरप्ट्स वो इंटरप्ट्स होते हैं जिनका वेक्टर एड्रेस फिक्स होता है, प्री डिफाइंड होता है, वो एड्रेसेस कहलाते हैं वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। नेक्स्ट है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स वो होते हैं कि जिनका वेक्टर एड्रेस प्री डिफाइंड नहीं होता। वो एग्जीक्यूशन के टाइम पे ऐसा उसे कुछ रजिस्टर मिल जाता है, कुछ एक जगह मिल जाती है उनके एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए, ओके। तो इन्हें कहा जाता है नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स। तो वेक्टर्ड इंटरप्ट्स कौन से हैं? ट्रैप, RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 आर द इंटरप्ट्स विच आर वेक्टर्ड इंटरप्ट्स, ओके। और नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट्स ज्यादातर करके सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टर्मिनोलॉजी मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। Maskable interrupts are those which can be disabled or ignored by the microprocessor. These interrupts are either edge trigger or level triggered, so they can be disabled. और नॉन मास्केबल वो होते हैं दोज कैन नॉट बी डिसेबल्ड और इग्नोर्ड बाय द माइक्रोप्रोसेसर। जैसे कि ट्रैप है, ये नॉन मास्केबल इंटरप्ट होता है। और बाकी के जो है, जैसे कि INTR, RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 आर द मास्केबल इंटरप्ट। अब मैं इसको एक अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कराता हूं। देखिए, जब हम प्रॉब्लम ऑकर होती है और उसे फेस करते हैं, जब कभी भी हम कोई भी प्रॉब्लम ऑकर होके उसे फेस करते हैं, और उस प्रॉब्लम को अगर हम खुद ब खुद या फिर माइक्रोप्रोसेसर उसे सॉल्व कर सकेगा या फिर सकता है,
तो उसे हम कहते हैं मास्केबल। और या फिर हम कभी कभी उस प्रॉब्लम को इग्नोर भी कर देते हैं, तो दैट इज काइंड ऑफ अ मास्केबल इंटरप्ट। और ऐसे प्रॉब्लम्स जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है, यानी उसे सॉल्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, तो वो इंटरप्ट कहा जाता है नॉन मास्केबल। यानी वो हम इग्नोर नहीं कर सकते या फिर उसे डिसेबल नहीं कर सकते। तो आइए हम इन्हें अच्छी तरह से और डिटेल में जानते हैं। तो INTR क्या है? एक्चुअली INTR एक इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है जिसकी प्रायोरिटी लो होती है। जैसे कि IO और मेमोरी में से अगर कुछ इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है या फिर एक्सटर्नली कुछ हमें प्रॉब्लम ऑकर फेस करनी पड़ती है और इंटरप्ट जनरेट होता है, तब हमारा INT यानी इंटरप्ट रिक्वेस्ट, R स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट, ये सिग्नल सेट हो जाता है। नेक्स्ट है RST 5.5, 6.5, 7.5 आर द मास्केबल इंटरप्ट। अब मैंने वेक्टर्ड इंटरप्ट और मास्केबल इंटरप्ट को आपको बताया कि एक्चुअली ये क्या है। दीज ऑल द वेक्टर्ड एंड मास्केबल इंटरप्ट दैट कैन बी अलाउड और नॉट अलाउड बाय यूजिंग प्रोग्राम। ये हम इग्नोर भी कर सकते हैं, पर इनकी प्रायोरिटी भी कुछ ना कुछ हद तक सेट रहती है, इन्हें भी हमें ध्यान देना जरूरी होता है। नेक्स्ट है ट्रैप, जो कि माइक्रो प्रोसेसर का एक ऐसा इंटरप्ट है, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, जिसे हमें स्टॉप या फिर इग्नोर या फिर डिसेबल नहीं कर सकते। इसकी प्रायोरिटी बहुत हाई होती है और इसे सॉल्व करना हमें जरूरी होता है। सो ट्रैप हैज अ मैक्सिमम प्रेसिडेंस बिटवीन इंटरप्ट्स। ओके, मतलब इसकी जो प्रायोरिटी होती है ये सबसे हाई होती है। यानी कि पहले आता है ट्रैप, उसके बाद में आता है RST 7.5, देन 6.5, देन 5.5 एंड देन आता है INTR। एक सिग्नल आता है जो होता है INTA, ये एक पिन होती है। ओके, अच्छा, हम इन सबके पहले इन इंटरप्ट्स की पिंस को अच्छी तरह से जान लेते हैं। ये पिंस एक्चुअली कहाँ पे अवेलेबल है हमारे माइक्रो प्रोसेसर में, उसे हम एक बार देख लेते हैं। ये लेफ्ट साइड में आप अगर देख पा रहे होंगे तो 6 से लेके 11 तक हमारे इंटरप्ट पिंस यहाँ पे होती है। ये इंटरप्ट पिंस वो पिंस होती है जो आपके एक्सटर्नल इंटरप्ट्स को इन या फिर आउट करती है। तो 6 पे है ट्रैप, 7 पे है RST 7.5, नेक्स्ट है 6.5, नेक्स्ट है 5.5, नेक्स्ट है INTR। अब हम देखेंगे कि INTA क्या होती है। देखिए 11 पे INTA ये पिन मिलेगी आपको। अब जब कभी भी INTR जनरेट होता है, बाहर से एक सिग्नल इस 10 के अंदर में, इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में इंटरप्ट सिग्नल इनपुट करता है, तब इस माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है कि हमें उस डिवाइस को एक्नॉलेज करना कि आपका ये जो इंटरप्ट रिक्वेस्ट है ये माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंच चुका है। तो माइक्रो प्रोसेसर एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल सेंड करता है वाया दिस INTA पिन। ओके, तो 11 नंबर की जो पिन है INTA, इसके जरिए माइक्रो प्रोसेसर सेंड करता है एक एक्नॉलेजमेंट जिसे हम कहते हैं INTA। नेक्स्ट होता है रीसेट इन। पहले हम इन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद में हम इनकी पिन लोकेशन जानेंगे। This signal is used to reset the microprocessor by setting the program counter to 0. Okay. आपने कभी देखा होगा कि कोई भी डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि राउटर है, आपका कोई भी डिवाइस है, तो उसके अंदर में एक रिसेट नाम की बटन होती है। आपका मोबाइल भी है, या फिर हम जब कभी भी कोई फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, और उस फॉर्म फिल करते समय उसके अंदर में अगर कुछ इंफॉर्मेशन रॉन्गली डाल देते हैं, तब हर एक बॉक्स के अंदर में जाके हम उसकी वैल्यू को हटाते नहीं है। हम सीधा सीधा क्या कर लेते हैं, उस फॉर्म के नीचे में एक बटन होती है रिसेट नाम की, उस रिसेट को क्लिक कर देते हैं। तो क्या होता है, जब कभी भी हमने उसके अंदर में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन फिल की होगी वो वैनिश हो जाती है और हमारा जो वो फॉर्म है वो रिसेट हो जाता है सीधा सीधा स्टार्टिंग वाले पोजीशन पे। इस तरह से ही हार्डवेयर माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, ये पिन एक सिग्नल जनरेट करता है। ये सिग्नल क्या कर देता है, हमारे माइक्रोप्रोसेसर यानी प्रोग्राम काउंटर के अंदर में अगर कुछ भी डेटा होगा उसे वो वैनिश कर देगा और प्रोग्राम काउंटर को 0000H पे सेट कर देगा। तो मतलब क्या होता है, रिसेट इन जब सेट हो जाती है तब हमारा माइक्रोप्रोसेसर सभी ऑपरेशन को भूल के रिसेट पे सेट हो जाता है। उसके बाद में आता है रिसेट आउट।
दिस सिग्नल इज यूज्ड टू रीसेट ऑल द कनेक्टेड डिवाइसेस व्हेन द माइक्रोप्रोसेसर इज रीसेट। अब अगर माइक्रोप्रोसेसर रीसेट हो जाता है तब माइक्रोप्रोसेसर खुद से एक रीसेट आउट जनरेट करता है। ये रीसेट आउट क्यों जनरेट होता है? क्योंकि अगेन जहां तक हमारा ऑपरेशन चला है उस ऑपरेशन को आप भूल जाइए और उन डिवाइसेस को फिर से स्टार्टिंग वाले पोजीशन से पे सेट कर दीजिए। ये माइक्रोप्रोसेसर उन डिवाइसेस को बताना चाहता है, इसीलिए रीसेट आउट ये सिग्नल भी सेट हो जाता है। नेक्स्ट एक स्टेटस सिग्नल की तरह रेडी काम करता है। तो दिस इज सिग्नल दैट इंडिकेट डिवाइस इज रेडी टू सेंड और रिसीव द डेटा। इफ द रेडी इज सेट टू बी लो देन द सीपीयू हैज टू वेट फॉर रेडी टू गो हाई। जब कभी भी अगर आपका प्रिंटर सेट लो होता है तब आप अगर कितना भी इंफॉर्मेशन उसको सेंड करो प्रिंटर को तो वो हॉल्ट पे चले जाएगा और वेट करेगा कि हाँ आपका कंप्यूटर आपका प्रिंटर रेडी स्टेट में कब आता है। जैसे कि अगर प्रिंटर के पेजेस खत्म हो जाते हैं तब प्रिंटर जो इंटरप्ट सिग्नल सेंड करेगा वो सेंड करेगा हॉल्ट वाली और वो लो पे सेट हो जाएगा, यानी हमारा रेडी सिग्नल लो पे सेट हो जाएगा और वो माइक्रोप्रोसेसर को बोलेगा कि ये जो आउटपुट डिवाइस है ये आउटपुट डिवाइस अभी सेट नहीं है 1 पे। तो मतलब जब ये रेडी हो जाएगा तभी आप अपने मेमोरी से डेटा को सेंड करोगे और देन वो प्रिंटर उसे प्रिंट करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट है डीएमए सिग्नल्स। ये डीएमए सिग्नल होल्ड और एचएलडीए होते हैं। अब ये होल्ड क्या होता है? मान लीजिए कि आपके एक पीसी के साथ में दो अलग अलग डिवाइसेस कनेक्ट हैं। एक है प्रिंटर और एक है सबसे उससे ज्यादा बड़ा वाला प्रिंटर। जिस तरह से हम जेरोक्स मशीन भी देखते हैं वो भी एक तरह का प्रिंटर ही है, तो वो भी एक कनेक्टेड है। अब अगर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ज्यादा नंबर का डेटा हम प्रिंट कराना चाहते हैं जेरोक्स मशीन से और कम अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग है जैसे कि 1 या 2 पेजेस है वो हम प्रिंट कराना चाहते हैं प्रिंटर से। अब ये जो ऑपरेशन अभी फिलहाल में चल रही है हम उसे क्या कर देते हैं, रोक देते हैं थोड़ी देर के लिए। क्यों? क्योंकि हमें एक प्रिंट निकालनी है उस प्रिंटर के जरिए। तब वो जो एड्रेस डेटा बस होती है उसमें से हमें एड्रेस और डेटा ट्रांसफर करना होता है। अब क्योंकि तो ये डेटा बस एक ही है और एक ही टाइम पे एक ही डेटा या फिर एड्रेस पास हो सकता है, तो अब तक जो डेटा पास हो रहा था वो जेरोक्स मशीन तक जा रहा था। अब हम चाहते हैं कि वो प्रिंटर यूज करे उस डेटा बस को, तो हम उस जेरोक्स मशीन के डेटा को रोक देते हैं और प्रिंटर वाले डेटा को लोड कर देते हैं, ताकि क्या हो कि हमारा जो छोटा सा ऑपरेशन है 2 पेजेस को प्रिंट करने का वो परफॉर्म हो जाए। तो होल्ड स्टेट क्या कर देता है, होल्ड सिग्नल क्या कर देता है, आपके उस डेटा को रोक देता है और किसी और डिवाइसेस को वो बस यूज करने के लिए दे देता है। तो उससे क्या होता है, माइक्रोप्रोसेसर होल्ड स्टेट से ये जान सकता है कि हमें किस डिवाइस को यूज में लाना है और किस डिवाइस को यूज में नहीं लाना है। और फिर आता है HLDA। HLDA यानी होल्ड का एक्नॉलेजमेंट। अगर होल्ड का एक्नॉलेजमेंट आ जाता है, जैसे कि अगर सिग्नल भेजा जाता है कंप्यूटर से कहाँ पे, मशीन में, जेरोक्स मशीन में, वो एक मशीन इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करेगी एक्नॉलेजमेंट के जरिए, तो उसे हम कहते हैं HLDA। तो ये होल्ड और HLDA दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टू बी यूज्ड फॉर दैट AD मल्टीप्लेक्स डेटा बस। तो ये थे हमारे इंटरप्ट पोर्शंस ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स। देखिए, जब कभी भी हम ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करते हैं तब हमें डेटा की जरूरत होती है, या फिर हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में उसके आउटपुट के लिए हमें डेटा की जरूरत होती है। अब जब ये डेटा बाहर से अंदर आया जाएगा या फिर अंदर से बाहर ले जाया जाएगा तब हमें 2 सिग्नल सीरियल सिग्नल्स की जरूरत पड़ती है। एक तो होता है वो इनपुट सिग्नल्स और एक होता है आउटपुट सिग्नल। जैसे कि हम अज्यूम करते हैं हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होते हैं उनका यूज करते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। ओके, जब हम हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कुछ ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं तब हम क्या करते हैं, बाहर से यानी आउटपुट से डेटा हम इनपुट करते हैं, यानी हम डिवाइसेस के जरिए उस डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में लाते हैं
और उसके ऊपर में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, अब ये ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद में आपका जो कुछ भी रिजल्टेंट आउटपुट है, ये आप फिर से उन डिवाइसेस में सेंड करना चाहते हो, उन डिवाइसेस में आप आउटपुट के लिए ले जाना चाहते हो। तब आप क्या करते हो, इसी डेटा को माइक्रो प्रोसेसर से उन डिवाइसेस में ट्रांसफर करते हो। माइक्रो प्रोसेसर से हमें भेजना है डेटा बाहर में, या फिर बाहर से अगर डेटा हमें अंदर लाना है, तब हमें इन सीरियल सिग्नल्स का यूज करना पड़ेगा। जो हमारे सिग्नल्स को या फिर हमारे डेटा को हम क्या करते हैं, बिट बाय बिट इनपुट कराते हैं या फिर बिट बाय बिट आउटपुट कराते हैं। ओके, तो एसओडी आपकी हेल्प करता है किस लिए, हमारे इस इंफॉर्मेशन को आउटपुट करने के लिए। और एसआईडी जो डेटा लाइन से इनपुट लेता है फॉर ऑपरेशन इन परफॉर्मिंग इन माइक्रो प्रोसेसर, तो ये सीरियल सिग्नल सेट हो जाता है एसआईडी के ऊपर में। सो एसआईडी और एसओडी बेसिकली क्या है, ये ऐसे सीरियल सिग्नल्स है जो डेटा को सीरियली बिट बाय बिट इनपुट कराते हैं और आउटपुट कराते हैं। जब सिम इंस्ट्रक्शंस होते हैं, यानी हम आउटपुट यानी डेटा यहां से माइक्रोप्रोसेसर से बाहर भेजते हैं, तब एसओडी सेट हो जाता है। और जब हम एसआईडी सेट करते हैं, तब हमारे इस एक्यूमुलेटर में डेटा लोड होता है फॉर एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, तब हम रिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट है पावर सप्लाई एंड क्लॉक फ्रीक्वेंसी। वैसे तो मुझे ये टॉपिक सबसे पहले ही ले लेना चाहिए था, पर मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करना चाहता था फ्रीक्वेंसी के बारे में, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में लिया है। माइक्रो प्रोसेसर वैसे देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को चलने के लिए इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसीज की जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की जरूरत पड़ती है। तो दैट पावर सप्लाई इज ऑलवेज कनेक्टेड टू दैट माइक्रो प्रोसेसर बाय दैट 2 पॉइंट्स। हम कह सकते हैं कि 2 पिंस है, उन 2 पिन से इस पावर सप्लाई को इस माइक्रो प्रोसेसर में पहुंचाया जाता है, जो कि है VCC और VSS। प्लस 5 वोल्ट सप्लाई मिलता है 40 नंबर के पिन से, जो कि होती है VCC, और ग्राउंड रेफरेंस मिलता है VSS, जो कि होती है 20 नंबर की पिन। ओके, आइए हम इसे देखते हैं। आप देख पा रहे हो कि 40 नंबर की पिन के ऊपर में VCC है, जो कि 5 वोल्ट पावर सप्लाई प्रोवाइड करता है, इनपुट लेता है बाहर से, और VSS ग्राउंड रेफरेंस लेता है। इसी के साथ में आप पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 को भी देख पा रहे होंगे, जो कि है X1 और X2। अब ये X1 और X2 क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ये आपको बताना चाहता हूं। जब कभी भी कोई भी टाइप के सिग्नल्स हमारे इस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में इनपुट होते हैं, या फिर पावर सप्लाई इनपुट होता है, तो इन ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसीज को कंट्रोल करने का काम ये X1 और X2 करते हैं। इसके अंदर में 6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इनपुट होती है, इसीलिए इसे 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, दैट इज 3 मेगाहर्ट्ज एंड 3 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट है क्लॉक आउट। आप क्लॉक आउट को देख पा रहे होगे पिन नंबर 37 के ऊपर में। जैसे कि कोई भी डिवाइसेस माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होकर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म होते समय उसे क्लॉक कितना टाइमिंग मिलना चाहिए उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को, ये डिसाइड करने का काम करता है क्लॉक आउट नाम की एक पिन, या फिर क्लॉक आउट नाम का सिग्नल। तो ये थे आपके पिन डायग्राम के 40 पिंस, जो कि हमने आज एक्सप्लेन किए हैं। ये बेसिकली फिजिकल स्ट्रक्चर था माइक्रो प्रोसेसर का, जो कि हमने एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085, यानी ऑपरेशन किस तरह से इंटरनली परफॉर्म किए जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले नए वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू, गुड लक।